अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने इस पहले चैप्टर से रिलेटेड। हमारा चैप्टर चूंकि ख़त्म हो चुका है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास इसमें एमसीक्यूज है। सबसे पहला एमसीक्यू आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग बतानी है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई किस तरह से बताया जा सकता है वर्नियर स्केल की रीडिंग। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मेन स्केल की रीडिंग लेनी पड़ती है। मेन स्केल की रीडिंग आपको किस तरह से लेनी होती है कि भाई आपने वर्नियर स्केल का जीरो देखना है, यानी नीचे वाले का जीरो देखना है कि भाई कहाँ आ रहा है। अब जीरो देख लिया, जीरो से जस्ट पीछे जो मेन स्केल पर रीडिंग होगी वो हमारी मेन स्केल रीडिंग कहलाएगी। अगर मैं सेंटीमीटर में देखना चाहूँ तो ये 6.5 सेंटीमीटर कहलाएगा, और अगर इसी को मैं मिलीमीटर में लिखना चाहूँ तो ये 65 मिलीमीटर बन जाएगा। उसी के बाद वर्नियर स्केल रीडिंग में हम ये देखते हैं कि भाई कौन सा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो हमने देखा है कि भाई फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो इसको वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कराएंगे। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर, सही है। अच्छा, अब 0.1 मिलीमीटर है तो इसको मल्टीप्लाई कराने पे हमारे पास आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। अगर आप इस वर्नियर स्केल को रीडिंग को सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड कराना पड़ेगा, जिसके बाद ये बराबर आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर के। यहाँ से दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा आपके पास 6.55 सेंटीमीटर, और यहाँ से बनेगा आपके पास 65.5 मिलीमीटर। क्लियर है। अच्छा, उस हिसाब से हमारे पास ये आंसर हो जाता है इसका। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 बॉल्स है, आइडेंटिकल बॉल्स है, और हर एक का मास 27 ग्राम है। सही है, यानी 10 बॉल्स है, हर एक का मास कितना है, 27 ग्राम है। उन 10 के 10 बॉलों को एक सिलेंडर में डुबोया गया। सही है। सिलेंडर में पानी था, उस पानी का लेवल पहले आप कह लो 20 सेंटीमीटर क्यूब था। फिर उसके बाद पानी का लेवल चला गया 50 सेंटीमीटर क्यूब पर। सही, पानी का लेवल भी किस पे चला गया, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई वॉल्यूम कितना आया, 50 माइनस 20, ये आ गया 30 सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मकसद ये है कि भाई वो जब 10 के 10 बॉल सिलेंडर में डुबोई गई तो उन्होंने पानी को 30 सेंटीमीटर क्यूब डिस्प्लेस किया। इसका मतलब ये है कि भाई जो 10 बॉलें हैं उनका वॉल्यूम कितना है, 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम करेंगे क्या, 10 के 10 तो नहीं चाहिए क्योंकि मास एक का ही है, तो वॉल्यूम भी किसी एक का ही लेंगे। तो एक का वॉल्यूम लेने के लिए मुझे इसको 10 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, एक का वॉल्यूम मिल जाएगा, जो कि होगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हमारे पास सारे आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही है तो इसीलिए यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो आप इसको इसी यूनिट्स में रहने दो और डेंसिटी निकालो। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास है हमारे पास 27 और वॉल्यूम है हमारे पास 3। ये बन जाएगा हमारे पास 3 9 27, तो ये आ जाएगा 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर डेंसिटी के हवाले से कि भाई आपको एक 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट दिया गया है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमने एक सिलेंडर में डाला। अब इस सिलेंडर में पहले वॉल्यूम था 50, ऑब्जेक्ट डालने पर वॉल्यूम हो गया 90। तो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना हो गया होगा, 90 माइनस 50, 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपके पास वॉल्यूम भी आ गया और मास पहले से ही मौजूद है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम अपॉन 40 अगर हम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, जीरो से जीरो कटा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर होगा इसका 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि भाई व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस माइक्रो, आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज दिया गया है, आपसे इसकी रीडिंग पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप इसमें मेन स्केल रीडिंग लोगे। मेन स्केल रीडिंग क्या होती है इसमें, भाई मेन स्केल रीडिंग ये जो आपको थिम्बल से पहले जो डिवीजन नजर आ रहा होता है मेन स्केल पर, वही दरअसल मेन स्केल रीडिंग होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई थिम्बल से पहले जो पॉइंट है वो क्या है, 6.5, और हमारे पास यहाँ पर मेन स्केल पर जो ग्रेजुएशन होती है, जो मार्किंग होती है, वो मिलीमीटर्स में होती है। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है कि भाई सर्कुलर स्केल की डिवीजन को ढूंढना पड़ता है कि कौन सी डिवीजन मैच कर रही है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 13th डिवीजन जो है, 13th डिवीजन सर्कुलर स्केल की डेटम लाइन से मैच कर रही है। इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के साथ, जो कि होता है 0.01 मिलीमीटर। ये आपको देगा 0.13 मिलीमीटर। अब यहाँ से जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 6.53 मिलीमीटर।
क्लियर है। और ये हमारे पास 6.53 नहीं 6.63 बनेगा। हाँ 5 + 1 6, तो ये आंसर हमारा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक चिप्स रैपर है जिसका 4.9 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और 5.9 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। आपने उसका एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, दोनों सेंटीमीटर में, आंसर्स भी सेंटीमीटर में, तो कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस करो ये 4.5 को मल्टीप्लाई करा दो 5.9 से, आपके पास एरिया आ जाएगा। जो भी ऑप्शन आएगा आप उस पर टिक लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज वर इंट्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड, यानी ऐसा वर्ल्ड वाइड सिस्टम जिसमें जो यूनिट्स डाले गए, किसके यूनिट्स डाले गए, बेस क्वांटिटीज के यूनिट शामिल किए गए, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद आ जाता है ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर नोन एज, इनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे लेट्स सपोज आप कह लो 2.345। अब इसमें से ये तीन जो है ये नॉन डिजिट्स कहलाते हैं, लेकिन ये जो लास्ट डिजिट होता है किसी भी नंबर का, लास्ट डिजिट जो होता है ये कहलाता है डाउटफुल डिजिट। सही है। तो अब डाउटफुल डिजिट भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होता ही है, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। अच्छा, उसके बाद जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद जीरो ऑफ मेन स्केल, तो जीरो एरर भाई जीरो होगा। जीरो एरर, जीरो होने का मतलब क्या है कि भाई जीरो एरर होगा ही नहीं, कोइंसाइड करेगा तो जीरो एरर नहीं होगा। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है तो कौन सा एरर होता है, सिस्टमैटिक एरर होता है, ह्यूमन एरर होता है, रैंडम एरर होता है, क्लासिफाइड एरर होता है। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि सिस्टमैटिक एरर होता है, हमारे सिस्टम का एरर है। सिस्टम मतलब ये जीरो एरर जो है दरअसल एक इंस्ट्रूमेंट का एरर है, और इंस्ट्रूमेंट का जो एरर होता है वो सिस्टमैटिक एरर के अंदर आता है। उसके बाद लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर एग्जांपल्स ऑफ, ये सब हमने देखा है बेस क्वांटिटीज में, ये सारी की सारी बेस क्वांटिटीज की एग्जांपल है। अच्छा, इसके बाद जरा देखते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस को। अच्छा, अब जरा हम अपने इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इन क्वेश्चंस में ये दरअसल आपकी बुक के स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस है, कुछ अच्छे से क्वेश्चन इनको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास यहाँ दो कॉलम्स दिए गए, एक कॉलम में आपको एक्शन बताया गया, दूसरे कॉलम में आपने उस एक्शन का ब्रांच बताना है। जैसे कुकिंग बारबेक्यू, बारबेक्यू को कुक करने में हम क्या करते हैं, हीट से रिलेटेड काम करते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ऐसी ब्रांच हमने पढ़ा था कि भाई जहाँ पर हीट की स्टडी और टेम्परेचर की स्टडी, उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टर्निंग द बल्ब ऑन। टर्निंग द बल्ब ऑन भाई हमारे पास ये किस में आता है, इलेक्ट्रिसिटी में आता है। भाई बल्ब को ऑन करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, फिर राइडिंग अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल को राइड करना यानी बाईसाइकिल मोशन कर रही है। और इस तरह की जो ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं या मोशन की कॉज को स्टडी करते हैं, ये कहलाती है मैकेनिक्स। फिर लुकिंग फॉर अ जायंट गैलेक्सीज, यानी गैलेक्सीज के बारे में जानने के लिए आपको एस्ट्रोनॉमी को देखना पड़ेगा। सही, ये हमारा एस्ट्रोनॉमी में आ जाता है। फिर प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड, लाउड साउंड कैसे प्रोड्यूस कर सके, इसके लिए हमें साउंड के ब्रांच को देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद एटम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एटॉमिक फिजिक्स देखना पड़ेगा। और उसके अलावा लास्ट जो है वो है ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ, अर्थ से एनर्जी हासिल करनी यानी अर्थ के बारे में स्टडी करनी है, तो उसके लिए आपको जियो फिजिक्स देखना पड़ेगा। क्लियर है। ये सारी चीजें हम पहले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपनी इसको क्वेश्चन पर। इसमें आपको कहीं पर फिजिकल क्वांटिटीज बताई हुई है, कहीं पर यूनिट बताया, कहीं पर टाइप बताई हुई, और जो खाली बॉक्सेस है आपने उनको फुल फिल करना है। एम्पियर चूंकि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है, इसका जो वैसे एम्पियर तो नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटी का नाम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, और उसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो है एम्पियर, और इसकी जो टाइप है ये बेस क्वांटिटी है, ये हमारे पास दरअसल बेस क्वांटिटी है। मीटर क्यूब, मीटर क्यूब हमने देखा है किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है, और वॉल्यूम दरअसल एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारे पास। इसी तरह से सेकंड को देखा जाए तो वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और टाइम जो है दरअसल हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, और ये भी एक बेस क्वांटिटी है। न्यूटन जो है दरअसल फोर्स का यूनिट होता है, एन फॉर न्यूटन, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, और फोर्स जो है वो हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है।
अच्छा, उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी जो है इसका यूनिट केजी मीटर पर क्यूब, तो ये भी हमारे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी ही है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जरा यूनिट कन्वर्जन्स को। यूनिट कन्वर्जन्स को हमने देखा भी है, और यहाँ पर थोड़ा सा और मजीद डिटेल में देख लेते हैं। हमने देखा है भाई आप यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर और मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन जब करो, तो आप ये याद रखना कि भाई 1 मीटर बराबर होता है, हमेशा याद रखना 1 मीटर बराबर होता है अल्लाह आपको बराबर करे 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो अगर आपको वैल्यू मीटर में गिवन है और आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप करोगे क्या, देखो मीटर एक बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, क्योंकि 1 मीटर में ही 100 सेंटीमीटर आ रहा है। तो जब भी हमेशा याद रखना, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाओगे तो मल्टीप्लाई कराओगे, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाओगे तो हमेशा डिवाइड कराओगे। तो अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, सेंटीमीटर से मीटर में आना है डिवाइडेड बाय 100। ये चीज आपको याद हो गई तो बस फिर यूनिट कन्वर्जन कोई मसला नहीं है। तो अब सेंटीमीटर से हमें मीटर में जाना है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, और जब आप इस चीज को 100 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आएगा 2.30 मीटर। सही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 250 ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करना है। भाई तरीका, 1 केजी बराबर होता है 1000 केजी के। अब इनमें से 1000 ग्राम के, सॉरी, इनमें से बड़ा यूनिट कौन सा है और छोटा यूनिट कौन सा है? बड़ा यूनिट हमें पता है भाई किलोग्राम है, और छोटा यूनिट ग्राम है। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 कराना पड़ेगा, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा हमें। तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 0.250 किलोग्राम जब आप इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेकंड, और ये m सेकंड जो है इसका मतलब होता है दरअसल मिली सेकंड। मिली हमने देखा है, मिली का मतलब होता है कि भाई 10 पावर -1। मिली का मतलब क्या होता है? 10 पावर -1। कहने का मकसद ये है 10 पावर -1 का मतलब होता है 0.1। 10 पावर -1 का क्या मतलब होता है? 0.1। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दरअसल एक सेकंड जो होता है वो बराबर होता है 0.1 मिली सेकंड के। एक सेकंड बराबर होता है 0.1 मिली सेकंड के। सही है, सॉरी 0.1 मिली सेकंड के नहीं, बल्कि मिली का मतलब होता है 10 पावर -3। मिली का मतलब होता है 10 पावर -3, 10 पावर -1 नहीं होता, सॉरी। तो एक सेकंड में 10 पावर -3 मिली सेकंड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई 10 पावर -3 का मतलब ये होता है कि भाई आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/1000 करके, और 1/1000 का मतलब होता है 0.001। तो अब यहाँ से आपको नजर आ गया होगा कि भाई एक सेकंड में कितने मिली सेकंड है। सही है। तो अगर आपको सेकंड से मिली सेकंड में जाना है तो आप मल्टीप्लाइड बाय 0.001 सेकंड करो, और मिली सेकंड से सेकंड में आना है तो डिवाइड बाय 0.001 सेकंड। इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -3 कर दिया तो मिली सेकंड में चला जाएगा, और अगर डिवाइडेड बाय 10 पावर -3 कर दिया तो सेकंड में आ जाएगा। अब हमने यहाँ से जाना है सेकंड से मिली सेकंड में। तो सेकंड से मिली सेकंड में जाने के लिए मैंने आपको क्या बोला, या तो मल्टीप्लाइड बाय 0.001 कराओ, या तो मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -3 करा दो, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -3 मिली सेकंड के बराबर होगा, या फिर आप इसको मजीद ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट को 3 जंग पीछे दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 0.0005 मिली सेकंड। सही। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मीटर और मिलीमीटर। मीटर और मिलीमीटर की भी यही कहानी है। मीटर, एक मीटर में, एक मीटर 10 पावर -3 मिलीमीटर के बराबर होता है, और 10 पावर -3 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और यहाँ से आओगे तो 10 पावर -3 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम मिलीमीटर में जा रहे हैं तो 10 पावर -3 से डिवाइड कराना पड़ेगा यहाँ हमें। तो जब हम 0.8 को, यहाँ पर आप देखें 0.8 मीटर लिखा हुआ है, और सॉरी हमने मिलीमीटर में जाना है, तो मिलीमीटर में जाने के लिए हमें इसको 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा।
जब हम इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने पर ये क्या बन जाएगा 0.0008 मिलीमीटर। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम 350 मिली सेकेंड को सेकंड में कन्वर्ट करना। अभी मैंने आपको बताया मिली सेकेंड से सेकंड में या सेकंड से मिली सेकेंड में। मिली सेकेंड से सेकंड में आना है तो डिवाइडेड बाय 10⁻³ करना पड़ेगा। तो 350 को जब आप डिवाइड कराओगे 10⁻³ के साथ, अब ये 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 10⁻³ बन जाएगा। और 10⁻³ का मतलब क्या है 1000। 1000 का मतलब है कि भाई 35 के साथ 350 के साथ 3 जीरो और लगाने पड़ेंगे आपको। क्लियर है? अच्छा, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन ये रह गया। किलोग्राम और ग्राम, भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1200 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक इंजीनियर है, उसने मेजर किया विड्थ ऑफ एल्युमिनियम शीट को और वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हुए उस वर्नियर कैलिपर की एक छोटी सी डायग्राम मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। तो इस डायग्राम से हमें रीडिंग का तो पता चल जाएगा कि भाई उस एल्युमिनियम शीट की विड्थ कितनी आई है, चौड़ाई कितनी आई है, सही। और रीडिंग लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया था किस तरह से लेना पड़ता है। हमने देखना पड़ता है कि भाई वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ पर आया, तो उससे पीछे जो भी रीडिंग है, तो उससे पीछे क्या रीडिंग है भाई, हमारे पास उससे पीछे रीडिंग है 3.9 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको कह सकते हो 39 मिलीमीटर। ये दरअसल हो गई आपकी मेन स्केल की रीडिंग। फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग देखो तो आप देख सकोगे अपने बुक में देखना, तो ये वाला डिवीजन एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो सेकंड डिवीजन मैच कर रहा है, तो सेकंड डिवीजन को आप मल्टीप्लाई कराओगे वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से, जो कि बन जाएगा आपका 0.2 मिलीमीटर। ये चूंकि आपका वर्नियर स्केल रीडिंग है। अच्छा, अब मिलीमीटर को मिलीमीटर से ही प्लस किया जा सकता है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लेके जाना चाहो तो ये बन जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को आप इससे प्लस करा सकते हो, इस वैल्यू को इससे प्लस करा सकते हो, जो भी आएगा आंसर दोनों सूत्रों में सेम होगा, सही है। अच्छा, ये आंसर निकालने के बाद फिर दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहे हैं कि भाई प्रिसाइज मेजरमेंट किसके थ्रू हो सकती है, वर्नियर कैलिपर के थ्रू हो सकती है, स्क्रू गेज के थ्रू हो सकती है, या मीटर रूल के थ्रू हो सकती है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज वैल्यू देता है जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम हो, और लीस्ट काउंट हमारे पास इन तीनों में सबसे कम स्क्रू गेज का है, तो ये प्रिसाइज मेजरमेंट देगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक पेंडुलम स्विंग कर रहा है, और ये स्विंग करते हुए हमें इस फिगर में नजर आ रहा है कि भाई एक्स से वाई, वाई से एक्स से यहाँ पर इस पोजीशन को ओ मान लो, तो एक्स से ओ, ओ से ए, वाई, वाई से ओ, ओ से एक्स। सही। कहने का मकसद ये है कि भाई जब पेंडुलम एक बार एक्स से वाई पे जाता है और वाई से एक्स पर वापस आता है, तो इसको हम कहते हैं कि भाई पेंडुलम ने एक स्विंग कंप्लीट कर लिया है। एक स्विंग कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि भाई वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए। वन ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि भाई जहां से शुरू किया वहां पर जब तक वापस में आ जाए तब तक वन ऑसिलेशन नहीं कह सकते हम इसको। लेट्स सपोज अगर एक्स से शुरू किया है तो जब तक ये वापस एक्स पर ना आ जाए तो हम नहीं कहेंगे कि भाई ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है। तो जब वापस एक्स पर आ जाए तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। आपको कह रहे हैं व्हाट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट वे मेजरिंग टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप वॉच। सही है। यानी हमने इसका जो एक ऑसिलेशन का टाइम मालूम करना है। एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उस टाइम को दरअसल टाइम पीरियड कहा जाता है। तो उस टाइम पीरियड को मेजर करने का, कैलकुलेट करने का एक्यूरेट तरीका कौन सा होगा कि भाई पहले रिकॉर्ड किया जाए 10 ऑसिलेशन का टाइम, फिर मल्टीप्लाई किया जाए 10 के साथ? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये सही है कि भाई 10 ऑसिलेशंस का टाइम आप मेजर करो स्टॉप वॉच की मदद से, फिर उसको 10 से डिवाइड कर दो, तो आपको एक ऑसिलेशन का टाइम मिल जाएगा जो कि आपका टाइम पीरियड होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है हमारे पास। आप जब लैब वगैरह में भी जाओगे फिजिक्स के, तो वहां पर जब टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाता है एक ऑसिलेशन का, तो उसके लिए हम 10 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड लेते हैं और फिर उसको 10 से डिवाइड कराते हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, सही है। अच्छा, उसके बाद सजेस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड मोर एक्यूरेटली। अच्छा, ये एक चीज हमारे से रह गई थी। एक है हमारे पास ह्यूमन रिएक्शन टाइम। जब हमने देखा था कि भाई ह्यूमन रिएक्शन टाइम की वजह से एक रैंडम एरर आ सकता है, तो उसका हल ये निकाला गया कि भाई लाइट गेट्स को यूज किया जाए। अब लाइट गेट्स करते क्या है कि भाई जो आपका लेट सपोज मैं यहाँ पर इस तरह से आपको बता देता हूँ। लेट सपोज इस पॉइंट पर आपका इवेंट शुरू हो रहा है। इस पॉइंट पर जब आपका इवेंट शुरू हो रहा है तो यहाँ पर आपके सामने एक लाइट गेट लगा दी जाएगी, यानी इस तरह का गेट है जो लाइट है,
गेट नहीं है, बस लाइट का बना हुआ गेट है, सही है। यानी लाइट रे आपके सामने से इस तरह से एक लाइट रे पास करेगी, जैसे ही आप उस लाइट रेज को टच करोगे, टच करने पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप वॉच शुरू हो जाएगा। स्टॉप वॉच शुरू होगा और आपके एंडिंग पॉइंट पे भी इसी तरह से एक लाइट रे रखी होगी, लगी हुई होगी, लाइट गेट लगा होगा। जैसे ही आप उस लाइट गेट को पास करोगे, स्टॉप वॉच डायरेक्ट रुक जाएगा। यानी लाइट को पास करने से उसको एक सिग्नल से मिलेगा। तो इसमें ये हो जाता है कि भाई फिर वो ह्यूमन रिएक्शन टाइम की वजह से जो रेंडम एरर आ रहा होता है, तो यार हमने यहाँ पर ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट ही खत्म कर दी। डायरेक्ट लाइट से पास हो रहा है तो टाइमर शुरू हो रहा है, और लाइट को जैसे ही टच कर रहे हैं टाइमर रुक रहा है, तो इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो ज्यादा एक्यूरेट हम किसकी मदद से कर सकते हैं, लाइट गेट्स की मदद से कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है राइट द करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ नोटेशन, यानी इसके लिए हमने करेक्ट प्रीफिक्स लिखने हैं। तो अगर आप यहाँ पर देख सको, यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि 7500 मीटर। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 750 मीटर, तो उसके लिए जो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे वो क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रीफिक्स हम ये इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पर आ गया हमारे पास पॉइंट को, अगर हम यहाँ से 1 2 जमते थे, तो 2 जम देने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2। और 10 रेज़ टू द पावर 2 के लिए जो हमारे पास प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है, अच्छा भाई, 10 रेज़ टू द पावर 2 के लिए हमारे पास जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं हेक्टो। तो ये 10 रेज़ टू द पावर 2 की जगह हम क्या लिख देंगे, हेक्टो, जिसका सिंबल होता है स्मॉल h, और मीटर आ जाएगा, सही है। इस तरह से अगर आप यहाँ देख सको 2 डिवाइडेड बाय 1000, तो 2 डिवाइडेड बाय 1000 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि भाई 2 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि भाई 2 डिवाइड बाय 10 पावर 3। 1000 का मतलब 10 पावर 3 होता है। अब ये 10 पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 पावर माइनस 3। और 10 पावर माइनस 3 का मतलब होता है मिली, मिली। और जो भी चीजें लगी हुई है तो ये लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 पावर 2 मिली सेकेंड बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखो, तो यहाँ पर है 6 जीरोस। जब 6 जीरोस आ गए तो 6 जीरोस का मतलब क्या है कि भाई 1 के नीचे 10 पावर 6। अब जब ये 10 पावर 6 ऊपर जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 बन जाएगा। और 10 पावर माइनस 6 के लिए जो हम प्रीफिक्स लगाते हैं उसका नाम है माइक्रो। तो ये आ जाएगा माइक्रोग्राम, सही है। माइक्रो के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है ग्रीक सिंबल, इसको म्यू कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आपको 9 जीरोस नजर आ रहे होंगे, और 9 जीरोस जब आ जाए तो ये इसका मतलब क्या है कि भाई 10 पावर 9 और 10 पावर 9 मीटर। 10 पावर 9 मीटर का मतलब ये है कि भाई 10 पावर 9 का मतलब होता है गीगा। 10 पावर 9 के लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, गीगा, और उसका रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल जी, और साथ में ये स्मॉल एम आ जाएगा। अच्छा भाई, अब जरा हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा दरअसल साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, सही है। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन मतलब हमने अगर साइंटिफिक नोटेशन है तो स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, और स्टैंडर्ड नोटेशन है तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हमारे पास यहाँ पर पहले क्वेश्चन में रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ऑर्बिट कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद बाहर इस तरह से गोल गोल सर्कल्स होते हैं, इनको ऑर्बिट्स कहते हैं, सही है। तो हाइड्रोजन के एटम में पहले ऑर्बिट का जो रेडियस है, यानी न्यूक्लियस से लेकर उसको ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है वो है 0.59 एंगस्ट्रॉम, सही। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर, 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड मैंने क्या बोला था, माइनस हो तो पावर में माइनस हो तो पॉइंट को पीछे की तरफ जम देने। पीछे की तरफ कितने जम देने, 10 जम देने। तो एक, हम यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। और यहाँ पर 5 9, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉइंट यहाँ पर था, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जम देने के बाद ये वैल्यू कुछ इस तरह की बन गई है, और ये आ गया हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरी वैल्यू हम देख सकते हैं, लाइट ईयर का जो मीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड नोटेशन में दिया हुआ है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पॉइंट कहीं नजर नहीं आ रहा तो एंड में होगा, तो राइट टू लेफ्ट जंप देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
तो ये हो जाएगा 2.628 10⁻12। चूंकि राइट टू लेफ्ट दिया है तो पावर पॉजिटिव आएगी। अब ये फिर साइंटिफिक नोटेशन है तो इसको कन्वर्ट करना है। नेगेटिव में पावर है तो पॉइंट को पीछे की तरफ जंप देने पड़ेंगे। एक जंप के लिए 2 है तो 2 एक जंप हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 जंप देने थे। 4 जंप देके हमारे पास ये वैल्यू बन गई है 0.0027 टॉप। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास है कि एक वुडन पीस है जिसको मुख्तलिफ शेप्स में बनाया जा सकता है। बस आपने क्या करना है, लेंथ और रेडियस दोनों ही 2-2 मीटर रखने हैं। अगर लेट सपोज अगर हम वुडन जो वुड है पीस है उसको स्फेयर शेप दे दें तो उस सूरत में उसका वॉल्यूम क्या होगा। स्फेयर अगर उस वुड के पीस का अगर हम स्फेयर शेप दे दें तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसी भी स्फेयर के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है। अब यहाँ से हम करेंगे क्या करेंगे ये कि भाई v इक्वल टू 4/3 पाई की जगह 3.14 और रेडियस चूंकि कितना है 2 मीटर, रेडियस हो चाहे लेंथ तो दोनों ही 2-2 मीटर लिखे हैं। सही है, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा 4/3 3.14 और 2 की पावर 3 8। इन तीनों को कैलकुलेटर में रख के जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट हमारे पास क्या होगा, मीटर क्यूब। क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी चीज क्यूब। क्यूब दरअसल एक ऐसी शेप होती है जैसे ये रेक्टेंगुलर शेप है, क्यूब स्क्वायर शेप का होता है। सही है, स्क्वायर शेप का होने का मतलब ये है, देखो आपको ये तो बता चुका हूं मैं कि भाई वॉल्यूम के लिए कम से कम 3 लेंथ रिक्वायर्ड होती है। जब हम एरिया नापते हैं किसी स्क्वायर का तो उसमें 2 लेंथ चाहिए होती है। अगर शेप स्क्वायर है तो हमें पता होता है भी दोनों साइड बराबर होती है। इसी तरह से क्यूब में ये होता है कि भाई क्यूब की तीनों साइड्स बराबर होती है, क्यूब की तीनों लेंथ्स बराबर होती है। अगर मैं आपको एक क्यूब ड्रॉ करके दिखा दूं तो क्यूब कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसमें होता ये है कि भाई क्यूब की तीनों लेंथ्स इक्वल होती है, यानी कि इसकी हाइट, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, ये तीनों ही एल के बराबर होंगी, तीनों ही 2-2 मीटर होंगी। तो अब जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यानी क्यूब के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा लेंथ की पावर 3 और जो कि सीधा सीधा आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 3 जो कि बराबर होगा 8 मीटर क्यूब के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिलेंडर। सिलेंडर हमने देखा है कि भाई सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो इस तरह से निकलता है कि भाई ये हमारे पास सिलेंडर, सही है, ये हमारे पास सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम हमने देखा है कि भाई इसकी जो हाइट होती है इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको इसके सर्कुलर एरिया के साथ। अब इस सर्कल का जो एरिया है और इसकी ये जो हाइट है ये दोनों जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। मुझे पता है सर्कल का एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर के यहाँ से हमारे पास एच एज इट इज रहेगा। अब आपने करना ये है सिंपल 3.14 रखा, रेडियस हमारे पास किसके बराबर है 2 के बराबर, और यहाँ पर ये जो हाइट है ये हाइट दरअसल इसी लेंथ की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर इस पे कोई स्क्वायर वगैरह नहीं, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू 3.14, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 अपनी जगह, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो जो भी आंसर होगा वो मीटर क्यूब में आ जाएगा। इसी तरह से चौथी जो शेप है पायरामिड, हमारे बुक में पायरामिड लिखी है लेकिन पायरामिड के लिए हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सही है, पायरामिड के लिए हमें बेस चाहिए होता है और हाइट चाहिए होती है जिसकी बात यहाँ पर की नहीं गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर पायरामिड के जैसे ही किसी शेप की बात करें तो वो है कोन। सही है, कोन शेप कुछ इस तरह का होता है जो कि पायरामिड से मिलता जुलता है। बस पायरामिड में ये नीचे की जो बेस होती है सर्कुलर नहीं होती, कोन की ये जो नीचे की बेस है ये सर्कुलर है। अब किसी कोन का जब वॉल्यूम हम निकालते हैं तो बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। सही है, तो यहाँ पर भी आप यही कर सकते हो कि भाई 1/3 पाई की जगह 3.14, आर की जगह 2 का स्क्वायर और एच की जगह 2 जो कि हमारे पास यहाँ पर लेंथ गिवन है। इन सबको सॉल्व करके आपके पास इसका वॉल्यूम भी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कि क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज अ स्फीयर एंड क्यूब। जब स्फीयर के तौर पर था और क्यूब के तौर पर था तब इसका डेंसिटी मालूम करो, और जबकि आपको जो मास दिया गया है वुड का वो दिया गया है 1 kg। तो हमने देखा जब क्यूब के तौर पर था, क्यूब के तौर पर इसका जो वॉल्यूम आया वो 8 मीटर क्यूब आया,
और उस टाइम पर इसकी डेंसिटी होगी 1/8 kg मीटर पर मीटर क्यूब। सही है, इसको जरा हम डिवाइड करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। अच्छा भाई, तो यहाँ हमने क्यूब और स्फीयर का वॉल्यूम एग्जैक्टली कैलकुलेट करके आपको बता दिया और उससे हमने उसकी मदद से डेंसिटी भी निकाल ली। लेकिन अगर आप डेंसिटी ना भी निकालते तो आप बता सकते थे कि भाई शेप चेंज करने की वजह से डेंसिटी में फर्क आएगा कि नहीं आएगा। वो क्यों? वो इस वजह से कि भाई आप देख सकते हो कि भाई इसका वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब आ रहा है और जबकि उसका 39.49 मीटर क्यूब आ रहा है। तो लाजमी सी बात है, मास दोनों का 1 kg है, मास सेम रखा, लेकिन वॉल्यूम के चेंज होने से डेंसिटी चेंज होती है। हमने क्या पढ़ा था कि भाई वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो आप यहाँ देख रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा डेंसिटी कम, वॉल्यूम कम डेंसिटी ज्यादा। क्लियर है? तो यही बात है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, अ मेजरिंग सिलेंडर इज फिल्ड विद 500 सीसी। अच्छा, ये जो सीसी है ना, इसका मतलब होता है क्यूबिक मीटर, इसकी फुल फॉर्म होती है क्यूबिक मीटर, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो एक मेजरिंग सिलेंडर है, उसमें पानी भरा हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब तक, सीसी तक। उसमें एक पत्थर डाला गया 20 केजी का, जो कि उसमें डुबोया गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई लेवल राइज हुआ, 800 सीसी तक पहुंच गया। आप बताओ कि भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चेक करते हैं भाई, डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ स्टोन। भाई जो डिफरेंस आएगा इन दोनों रीडिंग्स के दरमियान 500 सीसी और 800 सीसी, वो हमें डेंसिटी बताएगा स्टोन की? नहीं, तो क्या बताता है ये वैल्यू? सिलेंडर में जो ये रीडिंग आती है, इसका जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस यानी माइनस करना, उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें वॉल्यूम पता चलता है। तो द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स द वॉल्यूम ऑफ अ स्टोन। बिल्कुल, ये सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि जब हम रीडिंग्स का डिफरेंस निकालेंगे, इस 500 सीसी और 800 सीसी का डिफरेंस निकालेंगे, तो इससे हमारे पास क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा। किसका? स्टोन का, वो स्टोन जिसकी वजह से ये लेवल राइज हुआ है। अच्छा, बाकी ये दो ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हमने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने। सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले वाले में देख लो कि भाई यहाँ पर 9 और 8 ये तो दो नॉन जीरो है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हैं। अब ये लास्ट का जीरो, क्या ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? मैंने आपको बताया था, ट्रेलिंग जीरो कहते हैं लास्ट के जीरो को। ट्रेलिंग जीरो तभी सिग्निफिकेंट होता है जब उसके अंदर डेसिमल वाजे तौर पर नजर आ रहा हो। अब डेसिमल नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? दो सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह से ये तीन तो सिग्निफिकेंट है ही है, लेकिन ये ट्रेलिंग जीरो क्या सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? भाई पॉइंट नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ पर चार सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसी तरह से ये वन सिग्निफिकेंट है, ये वन सिग्निफिकेंट है, ये वन भी सिग्निफिकेंट है, तो तीन ये हो गए। अब मैंने कहा था वो जीरोस जो दो नॉन जीरो के दरमियान आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट होते। अब ये देखो, ये दो जीरोस भी इन दो नॉन जीरो के दरमियान में आ गए, और ये वाला जीरो भी इन दो नॉन जीरो के दरमियान में आ गया, तो ये तीन जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 6। बारी बच गई इन दो जीरोस की, क्या ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? तो भाई ये ट्रेलिंग जीरोस है। हमने क्या कहा था? ट्रेलिंग जीरो, अगर डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है तो ट्रेलिंग जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये दो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 8 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। उसके बाद हमने देखा था कि भाई लीडिंग जीरोस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके।